हाँ प्यारे बच्चों, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक। पीरियोडिक टेबल को क्या है, 4 ब्लॉक्स में अपन ने डिवाइड कर रखा है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, टी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इसका बेसिस क्या रहता है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरते समय जिस सबसेल में एंटर करता है, हम इसको वही ब्लॉक बोलते हैं। तो यहां पर कहा जाएगा पी जो है सबसेल में जाने वाले इलेक्ट्रॉन है। अब पी की कैपेसिटी कितनी होती है, 6। तो पी ब्लॉक के अंदर ग्रुप कितने होंगे, 6 होंगे। शुरुआत कहां से होती है, वही अनलकी नंबर 13। तो 13 से आप काउंट करो 6 तक, तो क्या आएगा 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो ये हमारे पास शुरुआत के 2 ग्रुप हैं जिनको अपन स्टडी करेंगे। तो इसमें ग्रुप 13 को हम क्या कहते हैं, बोरॉन फैमिली, और ग्रुप 14 को क्या कहते हैं, कार्बन फैमिली। ग्रुप 13 में कौन कौन से हैं, देखिए बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इनका जनरल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NH2NP1। अगर अपन इसके बारे में बात करें तो बोरॉन का याद है कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, यहाँ बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन होगा 2s2 2p1। ऐसे आप एक एक करके बढ़ाते जा सकते हो। तो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन ये आएगा। इसमें लास्ट में जो Tl है हमारे पास, ये हमारे पास जो आया इसमें 6s2 6p1, ठीक है। यहां पर ये रहेगा, इस तरफ आ जाते हैं अपन। जब ग्रुप 14 में लोगे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। लेड को अपन प्लम्बम भी बुलाते हैं, लैटिन नेम। उसी हिसाब से इसका सिंबल क्या है, Pb। यहां पर अगर आप जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखो NH2NP2। कार्बन की अगर मैं बात करूं तो यहां आ जाता है 2s2 2p2, है ना। ऐसे ही अपन अगर सिलिकॉन की बात करें तो 3s2 3p2। ऐसे इन सभी बढ़ते हुए आओगे, लास्ट में जब लेड का लिखोगे तो ये आएगा 6s2 और 6p2। ये हमारे पास रहा। अगर इसमें अपन ऑक्सीडेशन स्टेट कहें कि किसका क्या क्या है, जनरली इनका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ये रहता है। पर इसमें क्या रहता है, लास्ट जो 3 एलिमेंट्स हैं इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज मिलती है, +1 +1 और +1। स्पेशली जब आप Tl के केस में बात करोगे, और अगर मैं यहां स्टेबिलिटी की बात करूं इनमें से कि स्टेबिलिटी क्या रहेगी, तो स्टेबिलिटी में आप पाएंगे इसमें कि Tl में जो +1 है वो ज्यादा स्टेबल है +3 से। लेकिन इसके जो ऊपर इंडियम या गैलियम है उनमें क्या रहेगा, उनमें वही जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इसमें ज्यादा स्टेबल रहेगी। ये देखिए, इसी तरह से क्या रहता है कि अगर अपन ग्रुप 14 में चले, यहां पर इनमें से क्या रहता है, इनका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4। लेकिन जो लास्ट 2 हैं इनमें आपको ये ऑक्सीडेशन स्टेट और मिलेगा। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो लास्ट एलिमेंट लेड है, अगर उसकी स्टेबिलिटी की बात की जाए तो Pb+2 ज्यादा स्टेबल होगा Pb+4 से। लेकिन अगर टिन में देखें तो फिर वही नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ये ज्यादा स्टेबल होगी। ये रहता है। तो ऐसा क्यों हुआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट एग्जैक्टली कैसे अप्लाई होगा, थोड़ा उसको अपन समझने की कोशिश करें। दरअसल क्या रहता है, ये पहली बात तो ये 9 एलिमेंट्स हैं मेनली, जिनमें ये ऐसे ग्रुप 15 के फिर 3 और आते हैं लास्ट के, है ना, जो आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, उनमें भी ऐसे ही अप्लाई होगा। तो इन 9 एलिमेंट्स में एक्चुअली मेनली इनर्ट पेयर इफेक्ट अप्लाई होता है। पर इनमें से कोई पूछे कि सबके लिए क्या कोई कॉमन रीजन है, तो जवाब है नहीं। आखिर के जो ये हमारे एलिमेंट रहते हैं Tl, Pb और Bi, इनके लिए अपन रीजनिंग जरूर दे सकते हैं। क्या रीजनिंग दे सकते हैं कि ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इनका जो साइज होता है तीनों का, ये जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे बहुत कम। तो यहां पर क्या रहेगा, जब साइज इनका बहुत कम होगा तो नतीजा ये होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काफी ज्यादा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारा S वाला, देखो यहां पर गौर से, ये हमारा NH2
और ये NP1, ये ग्राउंड स्टेट में हम लोगों ने बना रखा है। अब आप खुद ध्यान से देखो, इसमें जो हमारे पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, जरा इनको चेक करो, सिर्फ एक है, तो इसे एक बॉन्ड बनाना चाहिए। लेकिन अगर मैं 3 बॉन्ड बनाना चाहता हूं तो ये इलेक्ट्रॉन मुझे यहां से यहां भेजना पड़ेगा, मतलब एक्साइटेड स्टेट में। जब आप एक्साइटेड स्टेट में इसे बनाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से जब p में आपने शिफ्ट किया तो ये 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो गई। अभी क्या थी इसकी वैलेंसी 1, लेकिन अब इसकी वैलेंसी क्या हो गई 3। ये 2 हमारे एक्स्ट्रा हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, तो 2 नए बॉन्ड बनेंगे। इन दोनों बॉन्ड के बनने पर एनर्जी रिलीज होगी। अब हुआ क्या, यहां से ट्रांसफर करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, अगर वो एनर्जी ये 2 नए जो बॉन्ड बने इनसे अगर कम हुई, तब तो नेचुरल है जो रिलीज होंगे, बॉन्ड बनने के दौरान हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर वो एनर्जी इतनी रिलीज हुई कि जो यहां से ट्रांसफर करने के लिए चाहिए से उससे ज्यादा हुआ, तब तो ये फिजिबल होगा। एक बिजनेस जैसा है, हम जितना इन्वेस्ट करेंगे उससे ज्यादा क्या आना चाहिए, आउटपुट। अगर उससे कम हुआ तो वो बिजनेस कंटिन्यू नहीं चलेगा। वही हिसाब यहां भी है, यहां जो एनर्जी एक्साइट करने के लिए चाहिए उससे ज्यादा 2 बॉन्ड के बनने में एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। तो ये जो आखिरी 3 होते हैं ना, TL, PB और ग्रुप 15 का आखिरी एलिमेंट बिस्मथ, इन तीनों में एक्चुअली क्या होता है, इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती। इसीलिए क्या होता है, ये लोग मेनली कंपाउंड किसमें बनाते हैं, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 यूनिट कम वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाते हैं। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जब आप ग्रुप 13 में चलोगे तो +3 की स्टेबिलिटी तो घटेगी पर +1 की बढ़ेगी। ऐसे ग्रुप 14 में +4 की घटेगी और +2 की बढ़ेगी। तो ये इसमें ध्यान रखें शुरू में, और लेंथराइड कॉन्ट्रैक्शन ही मेनली रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि जो एलिमेंट्स से मिलते हैं हमारे को ग्रुप 13 और 14 के, है ना, तो ये एक अकर किस फॉर्म में करते हैं नेचर में। सबसे पहला बोरॉन। बोरॉन दरअसल क्या रहता है, बोरेक्स और कॉलमेनाइट बोरिक एसिड, ये इसके मेन सोर्स रहते हैं जिनमें ये मिलता है। इनके फार्मूले को ध्यान दो, बोरेक्स का तो जानते ही हो, Na2B4O7.10H2O, और यहां पर कॉलमेनाइट जो रहता है Ca2B6O11.5H2O। बोरिक एसिड ऑलरेडी आपको पता है। एल्यूमिनियम के केस में क्या होता है, बॉक्साइट और क्रायोलाइट। बॉक्साइट का रहता है, ध्यान होगा, Al2O3.2H2O। क्रायोलाइट का फार्मूला Na3AlF6, ये क्रायोलाइट का फार्मूला रहेगा। और यहां पर फिर आ जाता है कार्बन के केस में, कैसे कई फॉर्म रहते हैं एक्चुअली, कोल है, वुड है, चारकोल है, लैम ब्लैक है, पर हम लोग जो मेनली इसके क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, ये एमॉर्फस फॉर्म है। सिलिकॉन के केस में क्या है, क्वार्ट्ज और सिलिकेट मिनरल्स, ये सही मायनों में यहां रहा करते हैं, है ना। तो याद कौन से रखने तुम्हें, मेनली बोरॉन, एल्यूमिनियम और कार्बन, सिर्फ ये 3 के ध्यान रखें, है ना, ये जरूरी है हमारे लिए। नेक्स्ट आ जाता है एलोट्रॉपी के हिसाब से अगर बात करें तो बोरॉन क्या है, 5 क्रिस्टलाइन फॉर्म होंगे इसके, और 2 क्या है, अमॉर्फस फॉर्म। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये कोई भी एलोट्रॉपी नहीं शो करते। टीएल जो है इसमें 2 फॉर्म होंगे, अल्फा और बीटा। कार्बन के अपन जानते हैं ढेर सारे होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, C60, यही फुलरीन का फार्मूला है ये, है ना, ये हमारे क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। सिलिकॉन में आ जाओ, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म और एक अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन में क्या है, ग्रेस, मेटेलिक और उधर ब्राउन। जर्मेनियम में अल्फा, बीटा और गामा। और टिन और लेड में इसमें अल्फा और बीटा। अल्फा जो है इसको हम ग्रे टिन भी बुलाते हैं, और बीटा को क्या बुलाते हैं, व्हाइट टिन भी बुलाते हैं। तो ये क्या होता है, अल्फा और बीटा टिन के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, ये 13.2 डिग्री सेल्सियस में। तो अगर टेम्परेचर कम होगा तो बीटा वापस अल्फा में चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इसमें होता क्या था, आपने अगर पढ़ा हो कभी कभार क्वेश्चन या इस तरह की चीजें पढ़ी हो, कि कहते थे ना नेपोलियन की आर्मी में देखा होगा ठंड के टाइम पर उनमें पाया जाता था कि उनके जो सोल्जर्स थे उनके बटन टूट जाते थे,
तो बटन इसीलिए टूटते थे कि एक्चुअली क्या होता है, एक एलोट्रॉपिक फॉर्म से वो दूसरे में बदल जाते थे, है ना, इसलिए वो टूट जाया करते थे। तो ये चीजें हैं जो अकरेंस और एलोट्रॉपी से रिलेटेड है। कार्बन के ढेर सारे क्यों होते हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म्स? तो आपने एक नाम सुना होगा, कैटेनेशन प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। एटम्स आपस में लिंक करते हैं ताकि एक बड़ी चेन बनाएं, साइक्लिक भी हो सकती है, ओपन चेन भी हो सकती है। तो उसमें पाया गया है उनकी ये प्रॉपर्टी कार्बन के अंदर क्यों बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी जो सिंगल बॉन्ड की है वो सिलिकॉन सिलिकॉन से बहुत ज्यादा होती है। सिलिकॉन सिलिकॉन की बॉन्ड एनर्जी 297 किलो जूल करीब, और वहीं कार्बन कार्बन की 348 करीब। तो लगभग आप समझ सकते हैं 51 किलो जूल पर मोल का डिफरेंस है। दूसरा, कार्बन कार्बन के साथ 3 तरह के बॉन्ड बना सकता है, सिंगल भी, डबल भी और ट्रिपल भी, जबकि सिलिकॉन जो है इस तरह के बॉन्ड नहीं बना सकता। तो ये कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी है जिनके कारण ये चेन्स बनाते हैं ढेर सारी। देखिए प्यारे बच्चों, अब अपन पढ़ते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या क्या रहते हैं। जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है ना, मैंने क्या कहा था, क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन। बाकी जितने रहते हैं, कोल है, चारकोल है, देन हमारा लैम्प ब्लैक है ना, ये जो मिला करते हैं वो सब किस में आ जाते हैं, अमॉर्फस फॉर्म में। चलिए अब देखो, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन का हम कंपैरिजन करते हैं। इसमें हर कार्बन जो होगा, ये हाइब्रिडाइजेशन स्टेट किसका है, कार्बन का। तो ईच कार्बन क्या हुआ, sp3 हाइब्रिडाइज, जबकि इसमें sp2 और इसमें भी sp2। अब अगर डेंसिटी की बात करें तो इसकी 3.51 ग्राम पर ml, इसकी 2.22 और ये 1.65। तो इनमें सबसे ज्यादा किसका हुआ, इसका। अब आ जाते हैं डेल्टा H नॉट F, इसका 1.9 किलो जूल पर मोल। ग्रेफाइट इसका मेन फॉर्म होता है जो रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। तो आईपीएसी का कन्वेंशन यही है कि हर एलिमेंट का वो कॉमन फॉर्म जो रिएक्शन में टेक पार्ट करता है उसके लिए हम लोग डेल्टा H नॉट F 0 लेते हैं। तो यहाँ ग्रेफाइट के लिए 0 है, फुलरीन के लिए 38.1 किलो जूल पर मोल। और जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की अगर मैं बात करूं, ये 154 पिकोमीटर, इसमें 141.5, ये 143.5 और ये 138.3, ये हमारे पास रहा करता है। इनके स्ट्रक्चर पे बात करें अगर अपन, देखिए बच्चों, डायमंड की स्ट्रक्चर वैसे आप लोगों ने बॉन्डिंग में पढ़ रखा है। इसमें क्या रहता है, हर कार्बन से 4 और कार्बन जुड़े होंगे, मतलब ईच कार्बन is attached to 4 other carbon atoms by single covalent bond, है ना, ये रहा ऐसे, फिर इससे ये जुड़ जाएंगे, है ना, ये ऐसे जुड़ते जाएंगे, इस तरह से हम लोग इसको बढ़ाते जाएंगे। तो एक चेन सी बन जाती है, ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है ना, ये बन के तैयार हो जाता है। ऐसे पूरा आप इसे फैलाते चले जाएंगे। तो यहां पर जो रहेगा स्ट्रक्चर ये, अच्छा यहां पर कोई फ्री कार्बन एटम नहीं होता है, इसीलिए क्या होता है, ये बहुत ज्यादा हार्ड होगा। आपने पढ़ा ही होगा, हार्डेस्ट नेचुरल नोन सब्सटेंस है जो डायमंड है, ठीक है। दूसरा, इसकी शार्प एजेस होती हैं, इसीलिए क्या होता है, नाम सुना होगा कैटरेक्ट, कभी किसी को हो गया मोतियाबिंद, तो उसके ऑपरेशन में जो ब्लेड यूज होती है उसमें टिप किसकी लगी होती है, डायमंड की, है ना, इससे किया जाता है ये। यहां पर जो हमारे पास कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आई वो 1 पॉइंट ये। अच्छा, डायमंड ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, क्यों, इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन ये हीट का एक अच्छा कंडक्टर है, ठीक है। डायमंड में एक और अच्छी चीज होती है, देखा होगा, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लॉ को यहां फॉलो होता है। इसमें एक ब्रिलियंट ल्यूमिनेसेंस होता है ना। तो बहुत ज्यादा अच्छी चमक क्यों होती है उसमें, क्योंकि वो कट इस तरह से किया जाता है कि लाइट जैसे एंटर करेगी वो अंदर ही अंदर वहां टकराती रहेगी, है ना। अगर क्या रहता है, लाइट अंदर गई और बाहर तुरंत आ जाएगी, तो उसमें क्या है, उतना अच्छा लस्टर नहीं होगा। तो डायमंड से रिलेटेड ये ध्यान रखें। और एट रूम टेम्परेचर ये किसी से कंबाइन नहीं करता, और अगर इसको जलाया गया तो ये भी CO2 बनाएगा। आपसे मैं कहूं इसका फार्मूला क्या है, तो आप कहोगे कार्बन। अब आ जाते हैं जरा ग्रेफाइट के केस में। ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर रहता है, इसमें हेक्सागोनल लेयर्स होती हैं, और यहां पर जो आप बनाओगे वो कुछ इस तरह से है।
जैसे ये लेयर है इसमें, ऐसे एक दूसरी लेयर, है ना, ऐसे ही आप फैलाते जा सकते हो उसमें। इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वेंडरवाल फोर्स, और यहां पर ऑल्टरनेट जो रहेंगे, है ना, इसमें पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट लगा दो इसमें। जहां भी फोर्स से कम लग रहा हो ना, वहां पे ध्यान रखना, कंप्लीट कर देना अपने को। ये इसमें, तो इनमें क्या रहता है, वेंडरवाल फोर्स, और ये जो डिस्टेंस रहती है यहां बिटवीन द लेयर्स, ये डिस्टेंस एक्चुअली रहती है 340 पिकोमीटर, ये इसमें। और कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो लगभग 141.5, और ये एरोमेटिक है, डाईमैग्नेटिक है। क्यों? यहाँ कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और ये जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई बॉन्ड डीलोकलाइज्ड हैं, ये एक्चुअली इस पूरी लेयर में घूमते रहते हैं। इन्हीं के कारण क्या है, इसमें लस्चर भी होती है और इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से कंडक्ट भी करता है। देखा होगा बैटरी में अपन ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, वो यही रहता है ना। तो ये चीजें हैं। अच्छा, ये क्या रहता है हमारा थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म। ध्यान रखें, ये क्या है, थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म। केमिकली ये जितने भी हमें कार्बन के एलोट्रॉप मिल रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, मेनली रिएक्शन में टेक पार्ट यही किया करता है इसमें। अब आ जाते हैं इसमें एक और खास बात, बिटवीन द लेयर्स कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इनमें से क्या रहता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर लेयर्स के बीच में भी इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं बिटवीन द लेयर्स जो होता है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती है, लाइक सेमीकंडक्टर, और अलोंग द लेयर जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी घटेगी, लाइक मेटल्स। जैसे मेटल में क्या होता है ना, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वहां पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें आपस में कोलिजन, और कर्नेल्स के साथ, जो मेटल कर्नेल्स हैं उनके साथ उसका कोलिजन बढ़ जाता है। इसीलिए यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाता। तो अलोंग द लेयर ये मेटेलिक कंडक्टर के तौर पे बर्ताव करते हैं, और बिटवीन द लेयर, या कह सकते हो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेयर के, ये सेमीकंडक्टर जैसा बर्ताव करते हैं। तो ये चीज इसके अंदर ध्यान रखें। तो ये ग्रेफाइट और ये है ना, इसमें ध्यान रखना है। ये जो फुलरीन जो रहा करता है, ये हम क्या मानते हैं कि इट इज द प्योरेस्ट एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। देखो तीनों में ध्यान रखो एक एक बात। डायमंड को कहते हैं हार्डेस्ट नेचुरल नोन सब्सटेंस, ठीक है। देन आ जाते हैं ग्रेफाइट, आप कहोगे थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, और इसे क्या कहोगे, ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है। बनाया किससे गया, ये ग्रेफाइट से। जब हम ग्रेफाइट पे लेजर बीम फोकस करते हैं वो इवापोरेट होगी, और उन वेपर्स को अगर तेजी से कूल करें तो उसमें क्या रहता है, रिंग्स बनती हैं। और वो रिंग्स होती हैं C60, C70, C80 और आगे तक जाती हैं ये। तो इसमें जो सबसे ज्यादा अमाउंट मिला वो C60 का। C60 क्या है, ये सॉकर बॉल, फुटबॉल की बॉल जैसी होती है। और यहां पर जब इसे बनाएंगे, इट कंसिस्ट ऑफ पेंटागोनल रिंग्स एंड हेक्सागोनल रिंग्स। देखो आप यहां पर, ये हमारे पास हो गई पेंटागोनल रिंग, ठीक है। अब आ जाते हैं कि इससे अपने को क्या बनाना है, इससे हेक्सागन की रिंग जुड़ी हुई होंगी। ये देखिए, ये पेंटागन, उससे ये हेक्सागन, ये हेक्सागन, ये हेक्सागन, ऐसे ही अपन ये बना लेंगे।
ये इस तरह का रहेगा इसमें, है ना। तो ये पेंटागन, ये हेक्सागन। अच्छा, इसमें जो ऑल्टरनेट आएंगे बॉन्ड, डबल बॉन्ड, उनको ध्यान से देखो इसमें। ये इसमें आपने गौर किया, पेंटागन के किसी साइड में आप डबल बॉन्ड नहीं बना रहे, हेक्सागन के रिंग में ही ऑल्टरनेट है। तो हर पेंटागोनल रिंग जो है सिर्फ और सिर्फ हेक्सागोनल रिंग से जुड़ी होगी। और जबकि यहां पर आप क्या पाएंगे इसमें, जबकि यहां पर अपन क्या पाएंगे, हेक्सागोनल रिंग क्या होगा, हेक्सागन से भी जुड़ी होगी और साथ ही साथ पेंटागन से भी जुड़ी होगी। इसमें क्या रहता है, 12 तो होंगी पेंटागोनल रिंग्स, और जो अपने पास 20 होती हैं इसमें हेक्सागोनल रिंग्स, ये यहां पर रहती हैं, है ना। तो इसमें क्या रहता है, दो तरह का अरेंजमेंट, इसीलिए इनकी बॉन्ड लेंथ भी दो तरह की होती है। ये भी रूम टेम्परेचर पर ऑलमोस्ट इनर्ट है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखें आप, इसमें इतनी बातें जरूरी है। हर कार्बन यहाँ sp2 हाइब्रिडाइड चेक कर सकते हो आप, देखो यहाँ 3 सिग्मा, आप इधर चाहो 3 सिग्मा, यहाँ चाहे चेक कर लें 1 2, और ऐसे ही है आगे भी जुड़ेंगे, है ना। यहाँ ये खत्म नहीं हो रहा, ये सब आगे जुड़ेंगे, ये उनके लिए सब, है ना। जहां भी 4 से कम हो वहां समझ जाइए। तो ये रहेगा इसमें, है ना। तो इतनी बातें हैं जो इससे रिलेटेड हमें आनी चाहिए, फुल रिंग से रिलेटेड। की फिजिकल प्रॉपर्टीज, ग्रुप 13 के अंदर बोरॉन जो होता है नॉन मेटल, और बाकी सभी एलिमेंट क्या है, मेटल्स हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है, गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 303 K, मतलब 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब गर्मियों के दिनों पे ये लिक्विड अपने आप लिक्विड स्टेट में रहेगा। अब यहां पर आ जाओ, बॉइलिंग पॉइंट इसका बहुत हाई है, इसकी रेंज आप देखो, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की रेंज बहुत हाई है, इसीलिए बहुत अच्छा मटेरियल है किसके लिए, बहुत हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। अच्छा, इसमें क्या रहता है, एक इंटरेस्टिंग चीज क्या मिली है, गैलियम, जर्मेनियम और बिस्मथ, इन तीन में इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब इनके लिक्विड को हम सॉलिडिफाई करते हैं तो वॉल्यूम घटना चाहिए, यहां वॉल्यूम घटता नहीं है, इन तीनों में बढ़ता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या कहा मैंने, जैसे वाटर का नहीं पढ़ा होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस वाटर को अगर 0 डिग्री सेल्सियस आइस में बदला जाए तो आइस का क्या पाओगे आप, उसका वॉल्यूम क्या है, कम होने की जगह बढ़ता है, इसीलिए डेंसिटी आइस की वाटर से कम होती है। तो गैलियम, जर्मेनियम, बिस्मथ में यही चीज है कि इन तीनों के केस में क्या पाया गया यहां पर, कि इनके केस में हम लोगों ने ये पाया इसमें कि इन्हें जब आप लिक्विड से सॉलिडिफाई करोगे तो उस समय पाया गया कि फ्रीज करने पर इनका वॉल्यूम बढ़ता है। तो एक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब आ जाते हैं कोवेलेंट रेडियस। तो देखो इसमें कोवेलेंट रेडियस में क्या रहता है, जब आप यहां पर चलेंगे बोरॉन, तो बोरॉन से एल्यूमिनियम नेचुरल रेडियस बढ़ेगी, लेकिन जब एल्यूमिनियम से गैलियम में चलोगे तो रेडियस बढ़ेगी नहीं, उल्टा घटेगी। इसकी लगभग 85 पिकोमीटर होती है, इसकी 143 पिकोमीटर, और जबकि ये 135 पिकोमीटर। आप जब फिर आगे चलेंगे तो वैसे ही बढ़ने लगेगा, ये इंडियम, यहाँ थैलियम, ये 167 और ये लगभग 170 पिकोमीटर। तो यहां से जो एल्यूमिनियम से जब गैलियम की तरफ चले तो यहां क्यों हुआ ऐसा, ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ध्यान रखें, आउटसाइड द डी ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ गैलियम ही ऐसा है जिसपे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का असर होता है। अब हम लोग बात करते हैं इसका आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर रहेगा, बोरॉन का एल्यूमिनियम से ज्यादा। अब इसमें खुद देखा होगा, एल्यूमिनियम से यहाँ प्रोटॉन भी ज्यादा है और साइज भी छोटा है, तो नेचुरल है बाहरी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैलियम में एल्यूमिनियम से ज्यादा होगा, इसीलिए क्या पाओगे, इससे इलेक्ट्रॉन हटाना इससे मुश्किल होगा। तो यहां पर फिर गड़बड़ी। फिर यहां जब आप आगे चलते हैं तो नेचुरल है यहां क्या होगा, इंडियम, और फिर इंडियम से फिर वापस ज्यादा किसका होगा, टीएल का। यहां टीएल का क्यों ज्यादा होगा, आप देखो जरा दोनों के साइज कंपेयर करो। यहां आपने गौर किया, यहां से यहां जब चलते हो तो एक सेल बढ़ गई है, सेल बढ़ी पर क्या साइज बढ़ा, नहीं, मतलब लेंथराइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण इसका साइज नहीं बढ़ पाता टीएल का।
अब यहाँ प्रोटॉन दोनों में जो डिफरेंस है वो 32 का, यहाँ 49 एटॉमिक नंबर है, इसका 81 है। तो 81 प्रोटॉन कहाँ, आप खुद दिमाग लगाओ, ये न्यूक्लियस है, ये बाहरी इलेक्ट्रॉन है। एक बार इसे 49 प्रोटॉन खींच रहे हैं, एक बार 81 प्रोटॉन खींच रहे हैं। ज्यादा ताकत से कब खींचेंगे, इससे। तो इससे इलेक्ट्रॉन हटाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए यहां पर इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, तो कोवेलेंट रेडियस हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया। नेक्स्ट अपन लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर रहता है ना वो इसमें, वो ये रहता है इसमें। देखिए बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट डेंसिटी, इनका ऑर्डर क्या है। डेंसिटी का तो देखा होगा रेगुलर है, जैसे आप इसमें नीचे चलेंगे डेंसिटी बढ़ती जाएगी। ऐसी बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, ये बराबर घटता जाएगा। इंटरेस्टिंग करेक्टर है मेल्टिंग पॉइंट। सबसे कम किसका है, गैलियम का, सबसे ज्यादा बोरॉन, सेकंड नंबर पे एल्युमिनियम, फिर थर्ड पे थैलियम आता है। तो आप यूं समझें कि गैलियम से आप जब नीचे चलेंगे तो ये बढ़ता जाएगा, तो शुरू ही गैलियम से करें, गैलियम, इंडियम, थैलियम, और फिर आप इस पर आ जाओ, एल्युमिनियम और बोरॉन। तो ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई किसकी, ग्रुप 13 की। अब अपन देखते हैं ग्रुप 14। देखिए बच्चों, अब हम ग्रुप 14 के फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। कोवेलेंट रेडियस का तो वही रेगुलर ऑर्डर है, जैसे आप चलते चलेंगे नंबर ऑफ सेल बढ़ती जाएंगी तो इसका साइज भी बढ़ेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। गड़बड़ यहाँ कहाँ हुआ, लेड में। एक्चुअली लेड का जो साइज है लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण एक्सपेक्टेड से बहुत कम होता है, और जब एक्सपेक्टेड से बहुत कम होगा तो नेचुरल है क्या होगा, यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी लेड की 10 से ज़्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में नॉर्मल ऑर्डर, जैसे ग्रुप में नीचे चलिए घटेगा, फिर इनका लगभग बराबर है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही कार्बन के ज़्यादा होते हैं, है ना। मेल्टिंग पॉइंट में यहाँ आएगा कौन, डायमंड, और बॉइलिंग पॉइंट में कौन आता है, ग्रेफाइट। अच्छा, इसका ऑर्डर ध्यान से देखो आप, इस जगह बस गड़बड़ है, लेड पहले आएगा, टिन बाद में। टिन का यहाँ मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम। अब जरा इस ऑर्डर को ध्यान से देखो, बॉइलिंग पॉइंट का एक रेगुलर ऑर्डर है। डेंसिटी में बहुत ही अजीबो गरीब है, आपने देखो यहाँ कार्बन 3.51 डायमंड का, सिलिकॉन 2.34 ग्राम पर ml, जर्मेनियम 3 यहाँ पर क्या रहा 5.32, और फिर टिन और लेड का बहुत ज़्यादा। तो सबसे कम किसका हुआ, सिलिकॉन, मतलब सिलिकॉन यहाँ सबसे पहले, फिर यहाँ कार्बन, और फिर ये, मतलब हम इसको यहाँ रख दें और कार्बन को यहाँ, तो बिल्कुल एक रेगुलर ऑर्डर बन जाएगा। मतलब डेंसिटी के हिसाब से अगर लिखें तो सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये इसका प्रॉपर ऑर्डर आना चाहिए। देखिए बच्चों, अब हम लोग बोरॉन की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, तो ये क्या आया, फ्रॉम बोरेक्स। बोरेक्स, इसे ध्यान से देखो इसमें जरा, Na2B4O7.10H2O। अब इसको आता है, इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, पहले तो वो सीखें अपन। इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ये है, ये इसमें एक्चुअल में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, सिर्फ 8 मोल्स। अब इसको जो अपन लिखेंगे यहां पर, स्ट्रक्चर जो बनाते हैं वो कुछ इस तरह की रहती है। 4 सबसे पहले तो बोरॉन लें, ठीक, चारों बोरॉन में एक एक OH, मतलब ये सभी पार्टी मोड में, तो एक एक बोतल पकड़ा दें इनको। फिर नशेड़ी लोगों में देखा होगा बहुत भाईचारे का वातावरण, बुलाएंगे आओ भाई आओ, तो एक एक O20 से जोड़ते चले जाओ। अब आपने इसमें एक चीज नोटिस की होगी, यहां पर Na+2, तो इसमें क्या रहा, 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, तो वो किसको देंगे आप, ऑक्सीजन इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन क्या है ऑलरेडी इसका ऑक्टेट पूरा है, तो कौन लेगा, बोरॉन। आप एक यहां दे दें और एक यहां दें, ताकि इनमें नेगेटिव चार्ज में रिपल्सन कम से कम हो। तो यहां पर हमारे पास ये रहेगा, और 8H2O ये बाहर। एक्चुअल में पहली बात, बोरेक्स का स्ट्रक्चर देख लें, ये है। अब इसमें 2 तरह के बोरॉन हैं, ये बोरॉन sp2 है और ये बोरॉन sp3, और इसमें जो ऑक्सीजन है, ध्यान रखें इसमें, ये वाला जो पर्टिकुलर ऑक्सीजन है ये तो sp3 है,
ठीक, और बाकी जितने होंगे ऑक्सीजन वो सब क्या होंगे, वो sp2 होंगे। क्यों, ये वैकेंट ऑर्बिटल है इन बोरॉन पर, ये तो इससे जो जुड़े हुए ऑक्सीजन है, इसकी वैकेंट 2p ऑर्बिटल को ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे सकता है, वो कॉन्जुगेशन में है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए उसको कंसीडर नहीं करोगे। तो यहां पर ये चीज ध्यान रखें। अब आ जाते हैं हम इससे बनाए कैसे गए, क्या क्या मेथड्स अप्लाई होते हैं। देखिए बच्चों, बोरेक्स से हम कैसे बनाएंगे, तो इसमें क्या रहता है, 3 स्टेप्स हैं। पहला एसिडिफिकेशन, एसिडिफिकेशन के लिए अपन HCl भी ले सकते हैं, कंसंट्रेट HCl या H2SO4, दोनों में कोई भी एसिड आप ले सकते हैं। जैसे आप इसे बोरेक्स में मिलाएंगे, इसमें HCl मिलाओ या ये मिलाओगे तो ये एक्चुअली बोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहां पे क्या रहता है, जो बोरिक एसिड बन के तैयार हुआ, स्टेप 2, फिर हम उसे डिहाइड्रेट करते हैं। तो यहां इसको जब हीट करोगे आप अप टू रेड हीट, मतलब बिल्कुल वाटर वहां बचना नहीं चाहिए, इतना गर्म करेंगे, तो ये एक्चुअली कन्वर्ट हो जाता है B2O3 में। इसको क्या पढ़ते हैं आप, बोरिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का मतलब ही होता है रिमूवल ऑफ वाटर, कि बोरिक एसिड से वाटर हटाने के बाद जो बना हो। और स्टेप 3, अब आप खुद देखो यहां क्या करना है हमें, इससे ऑक्सीजन हटाना है, तो अगला जो स्टेप होगा वो रिडक्शन। तो यहां पर B2O3 को बोरॉन में चेंज करना है। अब रिड्यूस कैसे करें, तो इसके लिए हमें पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट लेने होंगे। आप यहां सोडियम भी ले सकते हैं या मैग्नीशियम भी ले सकते हैं। तो यहां पर सही मायनों में क्या बनेगा, ऑक्सीजन हटा दें तो Na2O या MgO, डिपेंड करता है। सोडियम मिलाओगे तो ये रिड्यूस कर देगा, खुद इसमें बदल जाएगा। मैग्नीशियम लेंगे ये, अब इससे हटाओगे कैसे, इसमें हम लोग क्या करते हैं, HCl मिला दिया। जैसे HCl एसिड मिलाओगे, बोरॉन एज इट इज रहेगा, और ये इस तरफ क्या है, NaCl या MgCl2, ये हमारा फिल्ट्रेट होगा, और ये रेसिड्यू में अपने आप अपने को ये बोरॉन मिल जाएगा। ये पूरा एक प्रोसेस रहता है इसको बनाने का। जो बोरेक्स से हम बनाएंगे वापस रिपीट कर देता हूं, एसिडिफिकेशन, डिहाइड्रेशन और रिडक्शन। आप इसे छोटा करके लिख सकते हो ADR। जब बोरेक्स से कभी बनाना हो ना तो ये है, A फॉर एसिडिफिकेशन, D फॉर डिहाइड्रेशन और R फॉर रिडक्शन। इस तरह से बोरॉन प्रिपेयर किया जाता है। देखिए बच्चों, हम लोग क्या रहता है, जब बोरेक्स से बोरॉन बनाते हैं तो जो बोरॉन अपने को मिलता है ब्लैक कलर का होगा, है ना, एमार्फस बोरॉन। अब हम लोग बात करते हैं कि फ्रॉम बोरॉन हैलाइड्स। जब आप बोरॉन हैलाइड्स लेते हो तो इससे मुझे क्या करना होगा, हैलोजन हटाना होगा। तो ये सही मायनों में क्या प्रोसेस होती है, ये है रिडक्शन। अब यहां पर जो हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे वो क्या होगा, तो बिल्कुल आसान, अगर यहां पर HCl या Br हो तो आप इसमें हाइड्रोजन ले लें, और यहां पर क्या है, इसको हीट करें, या फिर क्या करते हैं हम लोग, टंगस्टन की जाली होगी, है ना, गेज होगी, रेड हॉट, इसे आप लिख दें। रेड हॉट जो है टंगस्टन हो सकता है या टेंटेलम हो सकता है, दोनों में से कोई भी है, उसकी गेज होगी जो जाली होगी, उसके ऊपर से इस मिक्सचर को तुम पास करा रहे हो, ये इसे रिड्यूस कर देगा और ये मिलेगा। ये जो बोरॉन होता है ये क्रिस्टलाइन बोरॉन है, ये हमारे पास रहेगा। अगर यहां पर इवन BCl3 को अपन जिंक से भी रिड्यूस किया जा सकता है, अगर इसमें जिंक से अपन लिखेंगे रिड्यूस तो ये बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास यहां पर, अगर Bi3 होता तो आपको वहां रिड्यूस करने की जरूरत नहीं, सिंपली से आप टंगस्टन की जाली से जो रेड हॉट होगी उससे आप इसको पास करा दो। जैसे ही पास कराओगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, और यहां क्या बना, ये बोरॉन, ये आपका एमार्फस बोरॉन है ना। तो ये सही मायनों में रहा। नेक्स्ट आ जाता है इसमें
फ्रॉम डाइबोरेन। डाइबोरेन में क्या रहता है, इसमें आप अगेन यहां से हाइड्रोजन हटाना है, तो यहां हम इसे थर्मली डिकम्पोज करते हैं। जैसे इसे हीट करोगे या वही रेड हॉट टंगस्टन की गेज से अगर पास कराओ तो ये टूट जाएगा। ये भी हमें जो मिलता है ये क्या है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा। ये रहा करता है एक्चुअली जो अपने को बोरॉन बनाने के जो मेन तरीके रहते हैं ये है। एक चाहिए तो इसमें और आप सजेस्ट कर सकते हो। इसमें एक इसमें और जो रहता है वो है फ्रॉम KBF4। इसमें हम क्या करते हैं, पोटेशियम के साथ ही इसको हीट करते हैं। जैसे ही करेंगे यहां पे बोरॉन बाहर निकल जाएगा। ये तरीका रहता है बोरॉन बनाने का, है ना। तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर मेथड है वो कौन सा है, बोरॉन हैलाइड्स और बोरेक्स। ये शुरुआत के दो मेथड हैं जो सबसे ज्यादा हम लोग यूज में लेते हैं एक्चुअली। देखिए बच्चों, जो पोटेशियम टेट्राफ्लोरोबोरेट से हम कैसे बनाते हैं, इसको आप पोटेशियम के साथ हीट कर दें तो ये बोरॉन को क्या करेगा, रिड्यूस, और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। देखिए यहां बोरॉन, बोरॉन क्या होगा हमारा +3, तो ये क्या हो गया 0, और K यहां 0 था तो क्या हो जाएगा +1। तो इस तरीके से हम बोरॉन को बना सकते हैं। अब आ जाता है कि एल्युमिनियम को आप कैसे बनाओगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्युमिनियम। देखो एल्युमिनियम को बनाने का आसान तरीका क्या करते हैं हम लोग, बॉक्साइट ओर है, बॉक्साइट ओर को हमने क्या किया, कंसंट्रेट किया, तो हमें क्या मिल जाएगा, एल्यूमिना Al2O3। ये प्योर होना चाहिए, है ना, प्यूरिफाइड है, और से जो इम्प्योरिटी है वो सब हटा दी गई। अब इसके साथ एक समस्या रहती है, ये हम क्या ले रहे हैं, मोल्टन। समस्या ये है इसके साथ, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा रहता है। तो मेल्टिंग पॉइंट जब बहुत ज़्यादा है तो नेचुरल है आयन के फॉर्म में कम मिलेगा। तो हमें क्या है, जब आयन के फॉर्म में कम होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन प्रॉपर नहीं होगा। तो क्या करना होता है कि इसको जो है मेल्टिंग पॉइंट इसका कम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग क्रायोलाइट मिला देते हैं। तो क्रायोलाइट का पर्पज ही होता है इसके मेल्टिंग पॉइंट को कम करना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाना। तो यहां पर दरअसल क्या है, क्रायोलाइट मिलाया जाता है। क्रायोलाइट का फार्मूला क्या होता है, Na3Al(F6), या फिर हम लोग फ्लोर स्पार भी मिला सकते हैं। ये क्या है, क्रायोलाइट, और इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोर स्पार। ठीक है, पर्पज इसका क्या रहता है, इसके मेल्टिंग पॉइंट को कम करना, और दूसरा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ाना। एग्जाम में कभी कभार पूछा भी जाता है आपसे, अच्छा ये जो प्रोसेस होती है ना, ये जो रिडक्शन है, इसको क्या है, इस नाम से जाना जाता है, हॉल हेराल्ड्स रिडक्शन। तो पूछा जाता है हॉल हेराल्ड्स मेथड में बताओ इलेक्ट्रोलाइट क्या है, तो आप जवाब देना कि इलेक्ट्रोलाइट तो Al2O3 है, लेकिन यहां पर जो क्रायोलाइट होता है ये एज ए सॉल्वेंट है ना। क्रायोलाइट को आप ये मत बोल देना कि ये इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट ये है और ये सॉल्वेंट है। अब हम क्या कर रहे हैं, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे। जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो एग्जैक्टली यहां रिएक्शन क्या क्या होंगे, देखो यहां पर Al3+ अलग, O2- अलग। एक्चुअल में रिएक्शन पहले ये शुरू करते हैं लोग, समझ में आ रहा है। यहां पर इसको यूं समझ लें कि ये किससे मिलके बना है, ये NaF और AlF3। एक्चुअली होता क्या है, इन दोनों में सबसे पहले ये टूटता है Al3+ और F- में, फिर ये F- क्या होगा, ये हमारा ऑक्सीडाइज होगा और उससे क्या बनेगा F, और वो F जो है इस Al2O3 को वापस AlF3 में बदल देगा। तो नेट रिजल्ट सही मायनों में घूम फिर के क्या आता है कि जैसे हम इन दोनों को, ये तो हमारा क्या हो रहा हो, रिड्यूस, और ये जो हो रहा हो ये ऑक्सीडाइज, ये O+O ये मिलके क्या बन जाएगा, O2 गैस। यहां पर एक्चुअली ये हो रहा है एनोड पर और ये हो रहा है कैथोड पर।
अब इसमें जरा एक चीज ध्यान से देखें, ये जो O2 बनता है वहां पर क्या होता है कि जो ग्रेफाइट जो है हमारा, ये एनोड रॉड होती है वहां पर, उससे ये कंबाइन करेंगी। जब कंबाइन करती हैं तो ज्यादातर तो CO2 में और कुछ CO भी बनता है। तो नतीजा ये होगा कि ग्रेफाइट राइड हमें टाइम टू टाइम बदलना पड़ेगा। और वहां एक्सपेरिमेंटली पाया गया है कि लगभग अगर 1 kg एल्यूमिनियम मिला तो ½ kg करीब ग्रेफाइट रॉड जो होती है कंज्यूम हो जाती है। तो ये एक प्रॉब्लम रहती है इस मेथड के साथ। देखिए बच्चों, बोरॉन की रिएक्शंस को आप इस तरह से एक्चुअली समराइज कर सकते हो। सबसे पहली बात तो ये ध्यान दें, बोरॉन के रहते हैं जो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, हमने क्या पढ़ा था, कुछ इसमें क्रिस्टलाइन होते हैं, कुछ एमॉर्फस होते हैं। जो क्रिस्टलाइन वाला होता है वो अनरिएक्टिव होता है। यहां जो रिएक्टिव वाला है वो कौन सा है, एमॉर्फस बोरॉन। लेकिन वो भी रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करता, हमें क्या करना पड़ता है, गर्म करना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करेंगे। ठीक है, और बोरॉन की वैलेंसी कितनी है, 3। बस ये दिमाग में रखो, बनाने की कोशिश करो। देखो यहां O2, अब ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, बोरॉन की 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, बोरिक एनहाइड्राइड। एयर में तुम्हें याद है O2 भी है और N2 भी है, तो यहां आ जाएगा B2O3 और बोरॉन नाइट्राइड। इसे याद होगा, हम लोग इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट के नाम से भी जानते हैं। अगर हेलोजन अपन ने लिया यहां पर तो BX3, नाइट्रोजन के साथ अगर इसको हीट करो तो अगेन वही बोरॉन नाइट्राइड। ये पॉलीमर रहेगा, ध्यान रखना इसमें ना। नॉर्मली आप पानी में मिलाओ तो कोई रिएक्शन नहीं, लेकिन अगर अपन हीटेड ये लें, अपन हीटेड स्टीम लें, सुपर हीटेड स्टीम, तब जाके कहीं ये रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे वहां, वही बोरिक एनहाइड्राइड और हाइड्रोजन। अगर मैं CO2 या SiO2 के साथ इसको हीट करूं तो यहां B2O3 बनेगा और साथ में यहां पर कार्बन या सिलिकॉन, वो डिपेंड करेगा आपने क्या लिया है, CO2 लिया या SiO2। अगर मैं इसको लेता हूं तो यहां बनेगा बोरिक एसिड और बोरिक एसिड के साथ हाइड्रोजन रिलीज होगी। NaOH अगर अपन लेते हैं यहां तो यहां बनता है सोडियम बोरेट। और अगर हम लोग एक्वस NaOH लेंगे तो यहां होता है सोडियम मेटाबोरेट। अंतर ध्यान दें दोनों में जरा। और मैग्नीशियम या कैल्शियम के साथ अगर इसको हीट किया जाता है, अगेन इनकी वैलेंसी 2, इसकी 3, तो आप इसे यूं लिख सकते हैं, ये यहां पर M हमारे लिए क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम या कैल्शियम, इसे कहते हैं मेटल मेटाबोराइड। अगर हम इसे HCl के साथ रिएक्ट करें तो ये डाइबोरेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये रहता है इसमें। ऐसे ये बोरॉन नाइट्राइड, अगर इसको HCl से रिएक्ट कराओ तो भी यहां क्या होगा, ये अमोनिया बदल जाएगा और ये हमारे पास क्या रहेगा, एसिड अगर मिलाएं अपन, इसका हाइड्रोलिसिस कराएं ना, तो ये बोरिक एसिड भी बनाता है और ये अमोनिया में बदल जाएगा। तो ये हमारे पास एक्चुअली रिएक्शन रहते हैं इसके। जो बोरॉन के है ना, ये इंपॉर्टेंट भी है, पूछताछ खूब लोग करते हैं। इस पे ध्यान देना, कहां कहां तुमने B2O3 बनाया, 1 2 3 4, है ना, ये ध्यान देना। आप स्टीम के साथ CO2 या SiO2 के साथ गर्म करो, O2 या एयर के साथ, तो इनमें हमें ये मिला करता है। अब हम बाकी एलिमेंट्स का देखते हैं। देखिए बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टी जब कंपेयर करते हैं अपन ग्रुप 13 और 14 की, सबसे पहला है अपन अगर रिएक्शन विद O2 के प्रेजेंस में अगर हीट करें ग्रुप 13 के एलिमेंट्स की, तो इनकी वैलेंसी कितनी है, 3 और ऑक्सीजन की 2, तो क्या बनेगा यहां पर, यहां बनेगा E2O3। ये इस तरह के ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन यहीं पर अगर ये ग्रुप 14 का एलिमेंट होता, ये अगर इनको यहां लिया जाए फिर आप O2 के साथ रिएक्ट कराओ तो यहां पर दरअसल क्या बनेगा, EO2। और एक यहां पर और पॉसिबिलिटी रहती है कि मोनो ऑक्साइड भी बने। अब आ जाते हैं, जरा कंपेयर करो, क्या मोनो ऑक्साइड इसमें ग्रुप 14 के सभी एलिमेंट बनाएंगे, तो दरअसल इसके अंदर क्या रहा करता है, जो SiO है वो अनस्टेबल है, बाकी जो इसके रहा करते हैं मोनो ऑक्साइड वो सब स्टेबल हैं। ठीक है,
अब जरा इनको ध्यान से देखें, इसमें हमारे पास इनको नोट करें, अगर B2O3, Al2O3, Ga2O3, इंडियम, एसीथैलियम का ऑक्साइड, ये जो अपन ने नोट किए इसमें से ये एसिडिक ऑक्साइड है, मतलब ये एसिड और बेस दोनों में घुलेगा। Al2O3 जो रहता है ये एम्फोटेरिक है, ये भी एम्फोटेरिक है, ये जो दोनों रहा करती हैं ये बेसिक है। अब आ जाते हैं ग्रुप 14 के, देखो कौन कौन से हैं। CO2, SiO2, GeO2, SnO2, PbO2। यहां पर क्या रहा करता है, ये दोनों के दोनों तो एम्फोटेरिक हैं, और ये जो तीनों हैं ये एसिडिक है। यहां पर ये रहेगा इस केस में। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, अगर इनके मैं मोनो ऑक्साइड कहूं, ये एम्फोटेरिक होंगे लास्ट टू, और ये सब एसिडिक है, ये अनस्टेबल है ना। तो इसीलिए इसको कहा भी जाता है कि ग्रुप 14 का कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो मोनो ऑक्साइड नहीं बनाता, है ना। तो वहां जवाब हमें क्या देना है, सिलिकॉन। ये इंफॉर्मेशन हमें ध्यान रखनी है। तो ये इनके ऑक्साइड्स के बारे में ये अच्छे से ध्यान रखें। अब याद होगा अपन ने लिखा था HCl के साथ भी तुमने बोरॉन को लिया था, इसको अपन लें तो HCl के साथ भी ये घुलेगा, एम्फोटेरिक वाले ध्यान दो, ये दोनों और ये दोनों यहाँ ये दे रखे ना अपने पास। 6 जो ऑक्साइड्स है हमारे पास, ये सब के सब क्या रहेंगे, ये एम्फोटेरिक, ये एसिड में भी घुलेंगे और बेस में भी घुलेंगे, दोनों में घुला करते हैं ये। देखिए बच्चों, अगर हम लोग एयर के साथ कभी ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को अगर हीट करें तो यहाँ क्या पाओगे, है ना। यहाँ पर बोरॉन जो है ये B2O3 और साथ में बोरॉन नाइट्राइड। एल्यूमिनियम के साथ क्या रहा करता है, ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, ये एक ऑक्साइड लेयर बना लेगा, समझ में आ रहा है। यहां पर ये इसीलिए क्या होता है, थोड़ा सा शुरू में रिएक्ट करेगा, फिर वो लेयर बनने के कारण फिर ये पैसिव हो जाएगा, मतलब फिर आगे रिएक्शन नहीं करेगा। तो यहां पर इसीलिए कहा जाता है कि अगर इसको गर्म करते हो तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए रिएक्ट करेगा, फिर नहीं। हाँ, एल्यूमिनियम को अपन अलग से अगर सिर्फ नाइट्रोजन से गर्म करते हैं तो ये ALN, ऑक्सीजन के साथ करोगे तो Al2O3। लेकिन क्या कहा मैंने, बस शुरुआत की बस ऊपरी लेयर कन्वर्ट होगी, उसके बाद वो रिएक्शन ही रुक जाता है। अगला जाता है कि अगर कभी अपन कार्बन लें, इसमें एयर में आप अगर इसके साथ अगर इसको हीट किया गया तो यहां ये गैस बनती है, इसको हम लोग कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। इस प्रोड्यूसर गैस का हम लोग यूज कहां करते हैं, इंडस्ट्री में एज ए फ्यूल के तौर पर इसका यूज किया जाता है। अगला रिएक्शन है विद हैलोजेंस। अगर हैलोजन के साथ रिएक्शन कराया जाए, अगर मैं यहां ग्रुप 13 के एलिमेंट्स लूं तो यहां हैलोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, EX3। और अगर मैं इसी की जगह ग्रुप 14 के एलिमेंट्स अगर लूं, अगर इनसे रिएक्ट कराया जाए तो यहां पर क्या है, 2 पॉसिबिलिटी रहती हैं, ये भी बनेगा और ये भी बनेगा। इसमें क्या है, EX4 जो है ना, ये तो सब बनाएंगे, लेकिन ये जो होता है सिर्फ लास्ट के जो 3 हैं वो बनाएंगे। तो यहां पर ध्यान रखें, ये पर्टिकुलर जो है ये 3 इसमें बनाएंगे। कौन कौन से यहां है, GX2, SnX2 और PbX2। और बाई चांस कभी तुमसे कोई पूछे कि बताओ इनकी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बढ़ता जाएगा। और अगर अपन जो इनकी कॉमन रहता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर उसकी बात की जाए तो उसकी स्टेबिलिटी घटती जाएगी, ध्यान है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ये एक प्रॉब्लम रहती है। इसके डाई हैलाइड्स की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती जाएगी और टेट्रा हैलाइड की घटती जाएगी। लेड जो है, टेट्रा हैलाइड्स जो हैं, इसके टेट्रावेलेंट कंपाउंड बहुत कम स्टेबल होते हैं,
PbI4 जो होता है यहां पर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ध्यान रखें ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब जरा इस पर आ जाओ। यहां जो हम लोगों ने लिए थे ग्रुप 13 के बोरॉन का हैलाइड, ये क्या है, कोवेलेंट होते हैं। और बाकी यहां पर तुम जितने बनाते जा रहे हो, यहां AlX3, GaX3, इंडियम, थैलियम, इसके ज्यादातर कंपाउंड जो फ्लोराइड होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, आयनिक। ठीक है, यहां पर ये पर्टिकुलर क्या रहता है, फ्लोराइड तो इसका आयनिक होगा, पर यहां क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड लेंगे तो कोवेलेंट होगा। TlX3 को ध्यान से देखें, यहां पर TlX3 जो एग्जिस्ट करता है वो इस तरह से रहेगा, Tl3X-। ठीक है, ध्यान रखें ये इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता है ना, ये जो है इस तरह से एग्जिस्ट बिल्कुल नहीं करता। यहां पर ये एग्जिस्ट इस तरह से करते हैं ये, तो इसे अच्छे से ध्यान रखें यहां पर, है ना। इतनी चीजें रहती हैं जो हैलाइड्स के बारे में अपने को ध्यान रखना है। अब एक छोटा सा सवाल उठता है, बोरॉन के जितने भी कंपाउंड आप बनाएंगे वो सभी के सभी कोवेलेंट होते हैं, चाहे वो फ्लोरीन के साथ बनाए, इवन ऑक्सीजन के साथ। याद है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सोचो ये भी उससे इलेक्ट्रॉन छीन नहीं पाते। तो सवाल उठता है क्यों, तो वहां जवाब ये देंगे आप कि दरअसल जो बोरॉन होता है हमारा, ये क्या है, B3+ में कन्वर्ट होने के लिए जो एनर्जी जरूरत पड़ती है वो क्या हुई, IE1 + IE2 + IE3। तीनों का अगर अपन सम करें आयोनाइजेशन एनर्जी का तो वो इतना ज्यादा होता है कि सॉलिड स्टेट में अगर ये कंपाउंड बनाया जाए आयनिक तो लैटिस एनर्जी से कंपनसेट नहीं होगा। अगर मैं एक्वस मीडियम में बनाऊं तो हाइड्रेशन एनर्जी से कंपनसेट नहीं होता। इसीलिए बोरॉन जो है अपने जितने बाइनरी कंपाउंड बनाता है वो सब के सब क्या होते हैं, इसके कोवेलेंट। इसे अच्छे से ध्यान रखें, पूछताछ खूब की जाती है। इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या होगी, 4 याद होगा क्यों, क्योंकि इसका d ऑर्बिटल नहीं है, तो ये 2s और 2p 4 ऑर्बिटल यूज करेगा तो ज्यादा से ज्यादा 4 बॉन्ड्स बना सकता है, जबकि एल्यूमिनियम में ये सब हेक्सा तक जा सकते हैं, 6 वैलेंसी तक जा सकते हैं, है ना। तो ये यहां पे रहा हेलोजन और इससे रिलेटेड। देखिए बच्चों, अगर वाटर के साथ इनको रेट कराएं अपन ग्रुप 13 और 14 के एलिमेंट्स का, तो इनका रवैया क्या रहता है, बोरॉन जो है ना तो ठंडे पानी से रिएक्शन करेगा और ना ही गर्म पानी से करेगा। ये किससे रिएक्ट करता है, ये स्टीम, ये सीधे स्टीम बात लेगा। तो यहां बनता क्या है, B2O3। देखो क्या होता है, एक नॉर्मल कंडीशन में अगर रिएक्शन हो तो हमेशा हाइड्रोक्साइड बनता है, जैसे देखो ये एल्यूमिनियम में बन रहा है। लेकिन जब बहुत हाई टेम्परेचर करते हैं ना तो ये टूट जाता है ऑक्साइड में। तो यहाँ क्या बना, ऑक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन रिलीज होगी। ऐसे एल्यूमिनियम में अगर अपन वाटर से रिएक्ट कराएं, ये देखो स्टीम, ये 100 डिग्री पे स्टीम हो जाएगा, ये 480 है, मतलब स्टीम के बाद फिर फर्दर गर्म कर रहे हैं। ये हाइड्रोक्साइड बना, यहाँ Al2O3 और हाइड्रोजन। ये जो प्रेसिपिटेट होता है ये जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी है, जेली जैसा होगा और व्हाइट कलर का होगा। कैलियम, इंडियम जो रहता है हमारा, ये पानी से बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते, ना कोल्ड ना हॉट वाटर। जो हमारा थैलियम होता है वो मॉइस्ट जो है एयर से रिएक्ट करता है और स्टीम से रिएक्ट कराएगा, अगेन वही ऑक्साइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन रिलीज। कार्बन क्या रहता है, जो हमारा ग्रेफाइट है, ना ठंडे पानी से रिएक्ट करेगा ना गर्म से। हाँ, जब स्टीम पास कराओगे सुपर हीटेड तो ये CO + H2 है, दोनों गैसों का मिक्सचर मिलता है और इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर गैस। अगेन इट इज यूज्ड इन द इंडस्ट्री एज ए फ्यूल, और इसका जो रेशियो रहता है ना ये 1:1 है, मोलर रेशियो। अगर हम बाकी एलिमेंट्स लें ग्रुप 14 के, उनको अगर स्टीम से रिएक्ट कराएं तो इनका ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन। अगर मैं लेड की बात करूं तो लेड में एक्चुअली क्या होता है, ठंडे पानी का तो कोई असर नहीं होगा। जब आप गर्म पानी या स्टीम लोगे ना तो इसके ऊपर शुरू में रिएक्ट करके एक ऑक्साइड लेयर बन जाती है, समझ में आ रहा है, इसलिए आगे ये फर्दर रिएक्ट नहीं करता। तो ये रहा करता है जो वाटर के साथ इसका रिएक्शन होगा। ये बच्चों, अगर मिनरल एसिड से इनको रिएक्ट कराया जाए ग्रुप 13 और 14 एलिमेंट्स का, तो उनका देखो अपन कंपैरिजन करते हैं। बोरॉन आप अगर डाइल्यूट या एसिड्स लेंगे उनके साथ ही कोई रिएक्शन नहीं करेगा, ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट्स बन सकते हैं एसिड, सिर्फ और सिर्फ ये उन्हीं से रिएक्ट करता है। तो HCl से बिल्कुल रिएक्शन नहीं करेगा, ये इनसे रिएक्ट करेगा
और खुद एसिड में बदल जाएगा। और साथ में यहां गैस लिबरेट कौन सी होगी, NO2। जब आप इसके साथ इसको हीट करेंगे तो एसिड और गैस यहां जो बनेगी वो ये है। जब Al के साथ डाइल्यूट HCl लेंगे तो AlCl3 और हाइड्रोजन। जब कभी ऑक्सीडाइजिंग कोई एसिड लेते हो एल्युमिनियम के साथ, चाहे HNO3 लो या H2SO4, तो एक्चुअली क्या होता है, इट बिकम पैसिव। पैसिव का मतलब इनर्ट, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर। यहां पर इसके कारण। अच्छा, ये तीनों के तीनों क्या हैं, डाइल्यूट HCl के साथ कोई रिएक्शन नहीं देते। कार्बन जो है यहां पर ध्यान रखें, कार्बन कंसंट्रेट HCl के साथ भी रिएक्शन नहीं देगा, है ना, ये कंसंट्रेट के साथ रिएक्ट करेंगे। टिन जो हमारा होता है वो डाइल्यूट HCl, ध्यान रखें, टिन डिसॉल्व्स इन बोथ dilute HCl as well as concentrate HCl, ये रहेगा इसमें। पीबी के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो पीबी क्या होता है, इसकी खासियत है, पीबी डिसॉल्व्स ओनली इन डाइल्यूट HCl। इस बात को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये। जब आप इसको कंसंट्रेट HCl के साथ कहोगे तो PbCl2 की कोटिंग बनती है, सिर्फ इसके ऊपर इसकी लेयर बनेगी और फिर वहां रिएक्शन बंद हो जाएगा, मतलब ऊपर ऊपर की लेयर का बस कन्वर्ट होगा। ऐसी यहां पर भी है, जब आप इसे लेंगे तो PbSO4 की सिर्फ कोटिंग होगी, जो ऊपरी लेयर का लेड है बस वो रिएक्ट करेगा और उसके बाद रिएक्शन रुक जाएगा। तो पीबी ध्यान रखें सिर्फ डाइल्यूट HCl में। जब हम ग्रेफाइट को कभी रिएक्ट कराएंगे HNO3 के साथ तो यहां एक इंटरेस्टिंग चीज बनती है, इसको हम लोग कहते हैं मेलेटिक एसिड। हर कार्बन पर एक एक COH लगा दें आप, ये इसको मेलेटिक एसिड के नाम से जाना जाता है। और अगर साथ में HF भी हुआ तो फिर हम ऑक्साइड बनता है, उसको कहते हैं ग्रेफाइटिक ऑक्साइड, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, इनको अच्छे से याद रखें। जैसे टिन है, दोनों में डिसॉल्व होगा, लेड सिर्फ डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व होगा, इस चीज को अच्छे से ध्यान रखें। मेलेटिक एसिड की फॉर्मेशन होती है यहाँ पर, है ना। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आनी चाहिए अपने को।